नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट सीरीज में ये दूसरा मॉक टेस्ट है जिसमें आज हम 50 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और साथ में ही उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो आप चाहें तो इसको मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व कर सकते हैं साथ ही साथ में, और इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्नों की पूरी व्याख्या आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। हाल ही में खेल मंत्री द्वारा पूर्व भारतीय कप्तान वाईचुंग भूटिया के फुटबॉल स्कूल द्वारा बनाए गए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये ऐप का नाम आपको 4 ऐप आपके सामने दिए हैं, इनमें से आपको देखना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। बी जोगो, एफ जोगो, एन जोगो या सी जोगो, इसमें से कौन सा उत्तर सही है? जल्दी से आप जो है इसको मार्क कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर है सी, एन जोगो नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। एनजोगो ऐप कोविड-19 महामारी के बीच युवाओं को ट्रेनिंग जारी रखने में सहायता करेगा। इस ऐप में बताया गया है कि कैसे कोविड-19 महामारी के बीच फुटबॉल की ट्रेनिंग वर्चुअली ली जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता? तो बहुत ही रिसेंट ये घटना है और ये आपको पता होना चाहिए, खेल से भी प्रश्न आते रहते हैं। तो F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 इनमें से किसने जीता है? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, पियरे गैसली। पियरे गैसली के द्वारा ये जीता गया है, जो कि स्कैडरिया अल्फाटोरी फ्रांस से हैं। इन्होंने इटली के ऑटोड्रोमो नाजियोनेलो मोन्जा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है, और कार्लोस सैन जूनियर और लॉस स्ट्रोक क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में कब नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ये पहली बार मनाया गया है इस साल। तो ये कब मनाया गया है? चूँकि पहली बार मनाया गया है, ज़्यादा चर्चित दिवस नहीं है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि ये दिवस कब मनाया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 7 सितंबर। सी ऑप्शन इसका सही होगा। 7 सितंबर को ये इस बार विश्व में पहली बार मनाया गया है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक, कारपोरेट और सामाजिक स्तरों पर सब लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देना है कि हमारे स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 74वें सत्र के दौरान 19 दिसंबर 2019 को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस बनाने का प्रस्ताव अपनाया था। इस दिवस को मनाने के लिए जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP और कोरिया गणराज्य के साथ मिलकर काम किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर 2020 का अवार्ड दिया गया है? मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर 2020 का अवार्ड दिया गया है? तो ये स्टेट है केरल। केरल के स्वास्थ्य मंत्री को ये टॉप थिंकर 2020 का अवार्ड दिया गया है। और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? के शैलजा को दिया गया है। ब्रिटिश मैगजीन प्रोस्पेक्ट ने पूरी दुनिया के शीर्ष 50 लोगों में यह चयन किया है। इस सूची में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इस मैगजीन में दार्शनिकों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों, वैज्ञानिकों और लेखकों को पाठकों के जरिए वोट के आधार पर चुना गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक संपन्न हुई? तो ब्रिक्स से जुड़े प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं क्योंकि इंटरनेशनल एसोसिएशन है ये। तो ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों यानी कल्चर मिनिस्टर की जो है 5वीं बैठक कहाँ पर, किसकी अध्यक्षता में हुई? तो इसका सही उत्तर होगा रूस। रूस की अध्यक्षता में हुई। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक संपन्न हुई। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने 3 सितंबर 2020 को वर्चुअल रूप से 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संस्कृति मंत्रालयों के शिष्टमंडलों ने बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक क्षेत्र पर महामारी की स्थिति के प्रभाव पर चर्चा की गई और ब्रिक्स के भीतर संयुक्त सांस्कृतिक ऑनलाइन परियोजनाओं के संभावित कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।
चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है 56 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने एशिया और प्रशांत यानी APRC के 35वें खाद्य कृषि संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो FOA के क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जापान, श्रीलंका, भारत और भूटान। इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी, भूटान के द्वारा FAO के क्षेत्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की गई। कोविड-19 के कारण इसका आयोजन भी वर्चुअली हुआ। इसमें भारत की ओर से केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसका नेतृत्व किया और बांग्लादेश 2022 में एशिया और प्रशांत के लिए 36वें क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यानी आपसे आगे के बारे में भी पूछा जा सकता है कि 2022 का जो एशिया और प्रशांत के लिए 36वां क्षेत्रीय सम्मेलन होगा, उसकी मेजबानी बांग्लादेश को दी गई। सम्मेलन में क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, कोविड-19, कृषि परिस्थिति, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा, पोषण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली में है। और इस संगठन के प्रमुख कौन है? कू डेंजियो, और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने अपना नाम बदल लिया है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी लोग को पता होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि फ़ोन से सभी लोग जुड़े हुए हैं, फ़ोन की गतिविधियों पर सभी की खबर सभी नज़र रहती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस कंपनी का नाम बदला गया है? वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया है? VI कर लिया है। इसके बाद अब कंपनी के सभी उत्पादों पर नया नाम और नया लोगो दिखाई देगा। कंपनी का नाम एक ब्रांड में विलय के बाद 2 ब्रांडों को बनाए रखने की लागत को कम करने के लिए कंपनी के प्रयासों के तहत बदला गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय टेनिस महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अखिल भारतीय टेनिस महासंघ के नए अध्यक्ष का नाम बताना है आपके सामने। 4 ऑप्शन आपके सामने, अनिल जैन, LC गोयल, अनिल धूपर और रोहित राजपाल। इनमें से सही उत्तर क्या होगा? अनिल जैन, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अखिल भारतीय टेनिस महासंघ के नए अध्यक्ष अनिल जैन हैं। अनिल धूपर को इसका महासचिव बनाया गया है। और भारत के डेविस कप कप्तान रोहित राजपाल को 2024 के तक 4 साल के कार्यकाल के लिए कोषाध्यक्ष चुना गया। यानी बाकी भी अध्यक्ष के अलावा भी जो है अनिल धूपर महासचिव और रोहित राजपाल कौन बने हैं? कोषाध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सबल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉट टू ह्यूमेंड, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो पढ़ने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रिकेट से संबंधित पुस्तक है और क्रिकेट से संबंधित पुस्तक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अरुंधति रॉय, चेतन भगत, रामचंद्र गुहा और अरविंद अडिगा। इनमें से इस पुस्तक को किसने लिखा है? प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने लिखा है। तो इतिहासकार रामचंद्र गुहा नवंबर में क्रिकेट पर एक किताब लेकर आ रहे हैं, जिसमें इस खेल के भारतीय पहलू से जुड़ी लगभग हर बात का जिक्र होगा। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया और विलियम कॉलिंस UK, जो ब्रिटेन की कंपनी है, इसके द्वारा साथ में मिलकर प्रकाशित किया जाएगा। अगला प्रश्न। हाल ही में S मोहिंदर का निधन हो गया है, तो वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? ये आपको बताना है। राजनीति क्षेत्र से थे, लेखन से थे, या संगीतकार थे, या अभिनय के क्षेत्र से थे? तो S मोहिंदर किससे संबंधित थे? वे एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। मोहिंदर को 1556 में आई फिल्म सीरी फरहाद के म्यूज़िक के लिए जाना जाता है। आज़ादी के पहले लाहौर रेडियो से अपने करियर की शुरुआत करने वाले मोहिंदर उस दौर के इकलौते संगीतकार थे। अगला प्रश्न। हाल ही में जारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, ये भी नई बिल्कुल जारी हुई है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, जिसको 2019 की रैंकिंग कहा जाएगा, किस राज्य ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ये इंडियन स्टेट्स की रैंकिंग है, तो इनमें से चारों में से आपको ये बताना है कि किस राज्य ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो किस राज्य ने किया है? आंध्र प्रदेश। काफ़ी चर्चा में रहा, B ऑप्शन इसका सही है।
और इसमें चर्चा इसलिए ज़्यादा थी कि उत्तर प्रदेश इसमें दूसरे नंबर पे था। हाल ही में जारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में आंध्र प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यह रैंकिंग राज्यों में निवेश को आकर्षित करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा प्रत्येक राज्य में कारोबारी सुगमता को बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगी। इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश एवं तेलंगाना क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दूसरा और तेलंगाना के संदर्भ में तीसरा, याद रखिएगा। अब ये जारी कौन करता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मंत्रालय मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के चौथे संस्करण की घोषणा की। इस बार उत्तर प्रदेश ने तेलंगाना की जगह ले ली, जो पिछले वर्ष दूसरे स्थान पर था। यानी तेलंगाना अब किस पे आ गया है, तीसरे स्थान पे आ गया है, और उत्तर प्रदेश तो काफ़ी पीछे था, 12वें स्थान से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है। व्यापार सुधार कार्य योजना के आधार पर राज्यों की रैंकिंग निर्धारित करने का कार्य 2015 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में केशवानंद भारती काफ़ी चर्चा में रहे क्योंकि उनका निधन हो गया। इनके केस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। पॉलिटी का जो है एक प्रमुख केस है जिसके आधार पर जो है भारतीय संविधान में प्रमुख बदलाव किए गए थे। तो इन्होंने किस राज्य के भूमि सुधार अधिनियम कानून को चुनौती दी थी, प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है। तो केशवानंद भारती ने किस राज्य के भूमि सुधार अधिनियम को चुनौती दी थी, केरल राज्य के। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। संविधान के रक्षक कहलाने वाले केशवानंद भारती का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने केरल राज्य के भूमि सुधार अधिनियम को चुनौती दी थी। भारती की याचिका पर ही उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। केरल के निवासी संत केशवानंद भारती श्री पद्मगुरु का इदानीट मठ में उत्तर उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से 79 साल की उम्र में कासरगोड में निधन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस राज्य में स्थित पुरातात्विक स्थल व अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। तो किस जगह की ये प्रतिष्ठा है, इनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जानना चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो है ये किया गया है। कहाँ का है पूरी जानकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली, जो कि एक जो है पुरातत्व स्थल है, में स्थित पुरातात्विक स्थल व अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है। एएसआई ने इस अधिसूचना को प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के तहत जारी किया है। अब इस साइट का अनुरक्षण एएसआई द्वारा किया जाएगा और इसके आसपास के विकास कार्य केंद्रीय नियमों के अधीन होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के जिले को राज्य का पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किस राज्य को पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया गया है, किस राज्य में वो जिला स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या है, बी तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका सही उत्तर है। केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु के जिले विरुधनगर को राज्य का पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया गया है। यह बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्यम, विशेषकर आतिशबाजी और उससे संबंधित क्षेत्र के उद्यम हैं। यहाँ स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयाँ और व्यावसायिक प्रतिष्ठान नकदी रहित लेन देन यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी या डेंगू रोधी अभियान शुरू किया गया है। काफ़ी फेमस है, अगर आप टीवी देखते हैं तो टीवी पर भी इसका ऐड आता है, इसलिए आपको इसका उत्तर देने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है, दिल्ली। दिल्ली में जो है ये डेंगू रोधी अभियान शुरू किया गया है और ये कितने सप्ताह का है, 10 सप्ताह का है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान है ये, जिसमें जल जनित बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जा रही है। पिछली बार की तरह इस बार भी दिल्ली के 2 करोड़ लोग डेंगू के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने भारत सरकार और विश्व बैंक के साथ राज्य सड़क रूपांतरण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राज्य सड़क
के रूपांतरण के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता, इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विश्व बैंक के साथ समझौता किसने किया है सड़क को लेके? हिमाचल प्रदेश ने। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत सरकार और विश्व बैंक के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $82 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि राज्य सड़क नेटवर्क की स्थिति, सुरक्षा, लचीलापन एवं इंजीनियरिंग मानकों में सुधार लाने के जरिए हिमाचल प्रदेश के परिवहन व सड़क सुरक्षा संस्थानों को सुदृढ़ बनाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे या इंटरनेशनल डे ऑफ लिटरेसी कब मनाया गया? राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तो आप लोग जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी आपको पता होना चाहिए और निश्चित रूप से आपको पता होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, 8 सितंबर। यह दिन व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है। इसे मनाए जाने की घोषणा 26 अक्टूबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम लोग यूनेस्को के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा किया गया था। इस वर्ष का विषय क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैश्विक कोविड-19 महामारी के खतरे के अनुरूप यह जो है साक्षरता, शिक्षण और कोविड-19 संकट और उसके बाद, ये इसका जो है क्या है, इसकी थीम है साक्षरता, शिक्षण और कोविड-19 संकट और उसके बाद, इंग्लिश में लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो इस थीम को याद रखिएगा। इस वर्ष शिक्षकों की भूमिका और बदली शिक्षा पद्धति पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, कौन सी रिपोर्ट है? द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा अभी हाल ही में जारी की गई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वेंकैया नायडू। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट को एनजीओ, कौन सी एनजीओ? मोबाइल क्रेच के द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21% में से 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं और 36% का वजन जो कम वजन के शिकार हैं और 38% जो है पूर्ण टीकाकरण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब जो है कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो है क्वेश्चंस को फैक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इसके आगे भी इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? केरल, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम। तो टॉप का तो कम से कम आपको पता ही होना चाहिए कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है? केरल ने। और सबसे खराब प्रदर्शन किसने किया है? बिहार ने। और नीचे से दूसरे नंबर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बिहार जो है सबसे खराब, उससे कम खराब कौन सा है? उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है? तो प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है, इसलिए प्रश्न जो है संभावित हो जाता है। कहाँ पर ये पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है? जल्दी से बताइए आप। बेंगलुरु, जयपुर, पुणे या इंदौर में? तो इसका सही उत्तर क्या है? जयपुर। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पत्रिका गेट का निर्माण जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग के पत्रिका समाचार समूह द्वारा किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक और पत्रिका समाचार समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठारी द्वारा लिखित 2 पुस्तकें, कौन कौन सी? संवाद उपनिषद और अक्षय यात्रा का विमोचन किया गया है। तो अब ये जो 2 पुस्तकें हैं ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि जब जो है किसी संवैधानिक पदाधिकारी या जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी मंत्री के द्वारा कोई पुस्तक का विमोचन होता है तो प्रायः वो प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसके लेखक भी आपको पता होना चाहिए, गुलाब कोठारी जो अध्यक्ष हैं पत्रिका समूह के,
और इन्होंने लिखा संवाद उपनिषद और अक्षय यात्रा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में जिरी मेंजेल का निधन हो गया है। तो जिरी मेंजेल एक काफ़ी माना जाना नाम है वर्ल्ड लेवल पर। किस चीज़ से संबंधित हैं ये आपको पता होना चाहिए। जिरी मेंजेल कौन है? फिल्म डायरेक्टर थे, फिल्म निर्देशन से वो जुड़े हुए थे। ऑस्कर विजेता चेक फिल्म निर्देशक जिरी मेंजेल का निधन हो गया। उनकी पहली पिक्चर फिल्म क्लोजली वॉच्ड ट्रेन को 1968 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने लॉरेल डेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे लीफ, तो लीफ के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो लीफ के साथ किसने समझौता किया है? फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आंध्र प्रदेश ने लॉरेल डेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए समझौता किया है। एकीकृत खाद्य पार्क योजना की ये पहल किसानों के लिए उच्च आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक पहल है। अगला प्रश्न, हाल ही में छात्रों में सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसने साइबर पीस फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो ये साइबर पीस के साथ समझौता किसने किया है? कौन कौन सी कंपनियां हैं? इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप। तो इसमें जो है छात्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए समझौता किया गया है। सही उत्तर आपको जल्दी से बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के साथ ये समझौता हुआ है। इस साझेदारी का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित 5 भारतीय राज्यों के लगभग 15,000 छात्रों तक पहुंच बनाना है। अगला प्रश्न, हाल ही में एनएसओ के सर्वेक्षण में कौन सा राज्य साक्षरता दर में प्रथम स्थान पर है? तो एनएसओ के जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें जो है पहला स्थान किसने प्राप्त हुआ है? ये अति संभावित प्रश्न है, क्योंकि इससे प्रश्न बन सकता है। साक्षरता पर जो है ये नई रिपोर्ट आई है, बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट है, थोड़ा डिटेल भी हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पहले स्थान पे कौन है? केरल। केरल 2011 की जनगणना में भी पहले स्थान पे था और उसने अपना जो है स्थान बरकरार रखते हुए एनएसओ के इस सर्वेक्षण में भी पहला ही स्थान प्राप्त किया है। और दिल्ली जो है दूसरे स्थान पर सबसे अच्छी साक्षरता है, इसमें 88.7%। तो अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पर पूछ लिया जाएगा तो दिल्ली बता देंगे। उसके बाद राज्यों में अगर पूछ लिया जाएगा सेकंड कौन है, तो उत्तराखंड है 87.6, हिमाचल प्रदेश 86.6, असम 85.9। तो ये क्रम याद रख लीजिएगा। और आंध्र प्रदेश जो है इसमें सबसे निचले पायदान पर रहा 66.4% के साथ। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर जो है 73.5% है, जो 2011 की साक्षरता से बढ़ गई है। और साथ में शहरी क्षेत्रों में भी साक्षरता दर बढ़ी है, 87.7% हो गई है। राजस्थान 69.7 साक्षरता के साथ आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा कम सबसे साक्षरता दर वाला प्रदेश है। पुरुष साक्षरता दर सभी राज्यों में महिला साक्षरता दर से अधिक है। केरल में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 97.4 और महिला साक्षरता दर 95.2। तो ये बताने का उद्देश्य क्या है कि केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां पर महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से ज़्यादा है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? घरेलू सामाजिक उपभोग जुलाई 2017 से जून 2018 तक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 15वें दौर के हिस्से के रूप में भारत में शिक्षा। तो लंबा चौड़ा ये जो है इसका टाइटल दिया गया था। ये सर्वेक्षण जुलाई 2017 और जून 2018 की अवधि के बीच 7 वर्ष या उससे अधिक के आयु के व्यक्तियों के बीच साक्षरता का राज्यवार विवरण प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर साक्षरता दर आपको इस रिपोर्ट का हवाला देकर पूछा जा रहा है तभी आपको ये उत्तर देना है। अगर सामान्यतः आपसे साक्षरता दर पूछी जा रही है तो आप ये मान के चलें कि वो जो है आपको जनगणना 2011 के अनुसार ही बतानी है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी फॉर्च्यून द्वारा 40 अंडर 40 की सूची में किसे स्थान मिला है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सारा अली खान, ईशा अंबानी, श्रद्धा कपूर और सोनम कपूर।
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है 40 अंडर 40 की सूची में जो फोर्ब्स द्वारा जारी की गई है उसमें किसको स्थान मिला है? ईसा अंबानी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के दोनों बच्चों का नाम टेक्नोलॉजी श्रेणी में ईसा और आकाश अंबानी का नाम है। फॉर्च्यून ने फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, पॉलिटिक्स और मीडिया एवं इंटरनेट की कैटेगरी में 40 अंडर 40 सूची जारी की है। इसके अलावा बायजूस के संस्थापक बायजू रविंद्रन को भी सूची में स्थान मिला है और उनका नाम भी टेक्नोलॉजी की श्रेणी में है। फॉर्च्यून ने हर कैटेगरी में 40 से कम उम्र के उन लोगों को शामिल किया है जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में बेहतर काम किया है। इस सूची में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला, मैवरिक वेंचर के एमडी अंबार भट्टाचार्य, सॉफ्ट बैंक ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट अक्षय नाहेता और फॉर्माइजी के फाउंडर धवल शाह और धर्मिल सेठ, श्योमी इंडिया के मनु कुमार जैन का भी नाम शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस दिग्गज खिलाड़ी को लाइन जज पर गेंद मारने के कारण अमेरिकी ओपन से बाहर कर दिया? यानी इन्होंने जज पर जो है गेंद फेंक दी थी और वो भले ही गलती से गई थी, तो कौन सा खिलाड़ी है जिसने गुस्से में आकर जो है लाइन जज पर ही गेंद फेंक दी थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, नोवाक जोकोविच। जो इतने बड़े प्लेयर होके उन्होंने ऐसी हरकत की, तो नोवाक जोकोविच को लाइन जज पर गेंद मारने के कारण अमेरिकी ओपन से बाहर कर दिया गया। उन्होंने गुस्से में बेस लाइन से अपने पीछे गेंद मारी, पर गलती से गेंद जो है सीधे महिला जज की गर्दन पर लग गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को हाल ही में भारत में ऑस्ट्रेलिया के व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। भारत में ऑस्ट्रेलिया का व्यापार प्रतिनिधि किसको नियुक्त किया गया है? और दूसरा हिंट ये है कि वो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? मैथ्यू हेडन, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को हाल ही में भारत में ऑस्ट्रेलिया के व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके साथ भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को भी व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कब शिक्षा को हमलों से बचाने के लिए यानी इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? अब आप देख रहे हैं ये भी बिल्कुल नया तरह का दिवस है और पहली बार ये मनाया जा रहा है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पहली बार दिवस मनाया गया है। तो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया? 9 सितंबर को मनाया गया। तो ये अनोखा क्वेश्चन है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। ये दिवस पहली बार 2020 में मनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि आपको ये पता हो सिग्नेचर वीज़ा कार्ड किसका है। यहाँ पर ये पता है कि ऐसा कौन सा बैंक है जो 115 साल का हो गया है, उसकी स्थापना के 115 साल पूरे हो गए हैं। तो वो इस बैंक कौन सा है भारत का? बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। यह कार्ड बैंक ऑफ इंडिया के ज़्यादा आय वाले तथा औसतन 10 लाख रुपए या उससे अधिक की तिमाही औसत बैलेंस बनाने वाले व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया है। इस कार्ड में पीओएस और ई कॉमर्स पर 5 लाख और एटीएम पर 1 लाख तक खर्च की सीमा होगी। अन्य सुविधाओं में लाउंज एक्सेस प्रति तिमाही 2 और यात्रा, रिटेल, भोजन, जीवन शैली, मनोरंजन, लग्जरी होटल, ऑनलाइन शॉपिंग पर रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा और ये धोखाधड़ी वाले लेन देन के लिए बीमा भी प्रदान करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट को लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम क्या है? आपका मित्र। ये चैटबॉट है जो कि यूजी पाठ्यक्रमों के लिए लॉन्च किया गया है। तो किस राज्य में लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा इसका? हरियाणा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया है। ये चैटबॉट छात्रों के लिए प्रवेश संबंधी प्रश्नों का जवाब देने के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षणिक व्हाट्सएप चैटबॉट है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया।
तो गोविंद स्वरूप किस वजह से प्रसिद्ध थे, यानी वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, क्योंकि जब भी निधन से प्रश्न आता है तो मोस्टली यही प्रश्न आता है कि जिस भी प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन हुआ होता है वो किस क्षेत्र से संबंधित होता है। तो इसका सही उत्तर आप जल्दी से बताइए क्या होगा। तो प्रोफेसर गोविंद स्वरूप जो है विज्ञान से, साइंस से जुड़े हुए थे। भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक इनको कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है भारत के जो है खगोल विज्ञान में, रेडियो खगोल का जनक कहा जाता है प्रोफेसर गोविंद स्वरूप को। और वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के राष्ट्रीय केंद्र के संस्थापक निदेशक भी थे। 1973 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा पे था, पीआईबी की रिपोर्ट भी इसमें जारी हुई थी। तो हाल ही में किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश वालों सावधान हो जाओ, ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। और ये बनेगा कहाँ, मतलब उद्घाटन कहाँ हुआ है ये भी याद कर लीजिए, बाराबंकी में। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 55.13 करोड़ रुपए की कुल लागत से स्थापित किया गया। इस इकाई का नाम है मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 100 लोगों को प्रत्यक्ष और 250 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। इस प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन से 5000 किसान लाभान्वित होंगे और इससे 50.33 करोड़ रुपए के निवेश का लाभ भी मिलने की उम्मीद है। इस इकाई की प्रतिदिन 3 मीट्रिक टन की प्रसंस्करण क्षमता बनाई गई है और 350 करोड़ रुपए की कृषि उपज का प्रसंस्करण करेगी। अगला प्रश्न 82 नंबर, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक के बैंकिंग कार्य पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ये रिस्ट्रिक्शन किस बैंक पे लगाया गया है, जल्दी से देखिए, फिनो पर, जियो पेमेंट्स बैंक पर, एयरटेल पेमेंट्स पर या आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक पे। तो इसका सही उत्तर क्या है, डी ऑप्शन, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही अब एबीआईपी बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसको दिया गया है। तो 2019 का भले ही पुरस्कार है लेकिन इसकी घोषणा अभी सितंबर में हुई है। तो सही उत्तर क्या है, डेविड एटनबरो, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रसारक और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो को प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 सम्मानित किया गया है। डेविड एटनबरो अपने लेखन और प्रस्तुति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के नेचुरल यूनिट में भी काम किया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है। उनकी स्थिति में स्थापित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से 1986 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है और ये हर साल विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निःशस्त्रीकरण और विकास के कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया हो। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। तो अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो इसका उत्तर आप दे लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वीर सावरकर का नाम इससे जुड़ा है। तो वो राज्य किस तरह का होगा यहाँ पर कहने की आवश्यकता नहीं है। तो वो राज्य कौन सा है, कर्नाटक, यानी जो है वो कांग्रेस शासित नहीं हो सकता है, कहने का मेरा मतलब यही था। तो इस तरह के प्रश्नों में आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि अब जो है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, प्रसिद्ध हस्तियां हैं, उन पर भी काफ़ी राजनीति होती है। खैर उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं केवल एक आइडिया आपको देना चाहता था कि अगर इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप जो है अगर गेस करें तो किस तरह से कर सकते हैं। चलिए अगली इसका व्याख्या देखते हैं। तो ये लगभग 400 मीटर लंबा फ्लाईओवर है जो 34 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और ये पश्चिमी बेंगलुरु को बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने का प्रमुख माध्यम है।
अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास हेतु कौन सी हेल्पलाइन की शुरुआत की है, उसका नाम क्या है? और ये मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास के लिए हेल्पलाइन है, नई हेल्पलाइन है, केंद्रीय स्वास्थ्य सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? किरण, सी ऑप्शन इसका सही है। किरण नामक एक हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। ये हेल्पलाइन मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को राहत और मदद उपलब्ध कराएगी और इस हेल्पलाइन को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ती हुई मानसिक बीमारी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर सीआरपीएफ की पहली महिला महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला महानिरीक्षक हैं सीआरपीएफ की। कौन है ये, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों चारू सिन्हा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। चारू सिन्हा 1996 बैच की तेलंगाना कैडर की आईपीएस ऑफिसर हैं। आतंकवाद प्रभावित हिस्से में पहली बार किसी महिला के हाथ में ये कमान सौंपी गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में 30 साल पुराना एक इस्लामी शासनकाल खत्म हो गया है? तो 30 साल इस्लामी शासन कहाँ से ख़त्म हुआ है? अभी चर्चा में काफ़ी रहा है, युद्ध वगैरह भी उसके कारण हुआ है। तो ये कौन सा देश है? सूडान। सूडान में जो है 30 साल पुराना इस्लामी शासन अब ख़त्म हो गया है। सूडान की सरकार ने अब शासन से धर्म को अलग करने का फैसला किया है। इसके तहत सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक और सूडान पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट नॉर्थ विद्रोही समूह के नेता अब्दुल अजीज़ अल हिलू के बीच इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सी आईपीएल टीम 5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअरों का आंकड़ा छूने वाली पहली आईपीएल टीम बन गई? यानी इंस्टाग्राम पे उसके 5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर हो गए हैं। वो कौन सी टीम है आईपीएल की? तो सही उत्तर क्या है इसका दोस्तों? डी ऑप्शन, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस में जो है ये कमाल हुआ है। और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस मामले में दूसरे स्थान पर है, जिसपे 4.8 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर हैं इस समय तक। और विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 4 मिलियन फॉलोअर्स के साथ में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण विषय से जुड़ा हुआ है कि सबसे पहले किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपने प्रदेश में लागू कर दिया गया। वैसे लक्ष्य तो जो है ये था कि 2022 तक लागू करना है इसको पूरी तरह से क्रमबद्ध तरीके से, लेकिन सबसे पहले लागू कर दिया है किसने? तो सही उत्तर है इसका हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। शिक्षा मंत्री वहाँ के जो हैं गोविंद सिंह ठाकुर टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृति प्रदान की थी। यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे किस डेट को मनाया गया है? 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर या 10 सितंबर? तो ये सितंबर में ही मनाया गया है, रिसेंट है। तो कब मनाया गया है दोस्तों? ये 10 सितंबर को। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 में विश्व आत्महत्या दिवस की थीम क्या है? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO कहते हैं हम, और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के साथ मिलकर 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस यानी वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। तो ये सब ऐसे दिवस हैं जिनके नाम भी जो है कभी रेयर सुनाई पड़ते हैं। तो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2020 में कब मनाया गया?
और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसका डे फिक्स नहीं होता है, इसलिए आपको डे रटने की ज़रूरत नहीं है। और 2020 का है तो 2020 में कौन सी डेट है ये पता होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है, 12 सितंबर, क्योंकि ये हर बार जो है डेट बदल जाती है। प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को, यानी सितंबर का जो सेकेंड सैटरडे पड़ेगा उसमें हर साल मनाया जाता है। और इस दिन की शुरुआत वर्ष 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट सोसाइटीज़ के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की गई है। 5 स्टार विलेज योजना की शुरुआत किसने की है, भारतीय डाक ने। सी ऑप्शन इसका सही है। इस योजना का उद्देश्य दूरस्थ गांव में जन जागरूकता और डाक उत्पादों और सेवाओं को आसानी से पहुंचाना है। शुरुआत में इस योजना के तहत सभी डाक उत्पादों और सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध और विपणन में प्रचारित किया जाएगा। 5 स्टार योजना के अंतर्गत बचत बैंक खाते, आवर्ती जमा जिसको हम क्या कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट जो है, आरडी, सुकन्या समृद्धि खाते, पीपीएफ खाते, भारतीय डाक पेमेंट्स बैंक खाते, डाक जीवन बीमा पॉलिसी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा खाता योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सभी इसमें शामिल की जाएगी। इसे प्रारंभ में महाराष्ट्र में शुरू किया जा रहा है, जहां पर अनुभवों के आधार पर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। यानी ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आंध्र प्रदेश में भी लॉन्च किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021 में प्रत्येक जिले के कुल 50 गांवों में इसे महाराष्ट्र में शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न, एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा। एरो इंडिया जो है हर साल लगभग होने वाला जो है एक एयर स्पेस शो है, तो ये कहाँ पर इस बार आयोजित होगा। इसका सही उत्तर क्या है, बेंगलुरु। सी ऑप्शन इसका सही है। एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन येलहंका में होगा। एरो इंडिया 21 का आयोजन 3 से 7 फरवरी 2021 में किया जाएगा और इसके लिए जो है ये वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है सुरक्षा मंत्री के द्वारा। इस वेबसाइट के माध्यम से इस एयर शो में स्टॉल लगाने के लिए स्पेस और यहाँ घूमने जाने वालों को टिकट दोनों ही बुकिंग हो सकती है। एक नया और सूचकांक आ गया है जो रीसेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूचकांक से जब प्रश्न आते हैं तो भारत की रैंक पूछी जाती है। तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, सी ऑप्शन सही होगा, 105वीं रैंक प्राप्त हुई है भारत को। और पिछले वर्ष की तुलना में भारत इस सूचकांक में 79वां स्थान था, यानी पिछले बार जो है 89वां स्थान था और भारत 26 स्थान नीचे आ गया है, यानी और नीचे पहुंच गया है। कनाडा स्थित फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की गई जिसका शीर्षक है विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2020। इस रिपोर्ट में कुल कितने देश शामिल हैं, 162 देश और क्षेत्र की नीतियों और संस्थानों की आर्थिक स्वतंत्रता का आकलन किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता को विनिमयन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की स्वतंत्रता, सरकार का आकार, कानूनी प्रणाली और संपत्ति के अधिकार और स्थिर मुद्रा, इन 5 व्यापक क्षेत्रों में मापा जाता है। 2018 के आंकड़ों के आधार पर सूचकांक में हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए, पहले स्थान पर हांगकांग है, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है। इस सूचकांक में चीन को 124वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे यूनिसेफ ने किस अभिनेता को बच्चों के अधिकार अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी सीधा सा प्रश्न है, यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट किस एक्टर को बनाया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, सोनू सूद, वरुण धवन, अक्षय कुमार और आयुष्मान खुराना। इसमें से सही उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या है इसका, आयुष्मान खुराना, डी ऑप्शन इसका सही है। इस पद पर रहते हुए आयुष्मान खुराना देश में बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा पर लोगों को जागरूक करेंगे तथा उन्हें कम करने के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डायना रिग का निधन हो गया। डायना रिग जो है एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी थी, तो उनका निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो अगर आप लोग जो है इंटरेस्ट रखते होंगे फिल्मों में तो आप जानते होंगे
ये जो है अभिनय से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही है। ये ब्रिटिश अभिनेत्री थी डायना रिग, इनका निधन हो गया है। और गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज जो बहुत ही सुपर हिट सीरीज है, सुपर हीरोज़ वाली कैटेगरी में, उसमें जो है इन्होंने भूमिका निभाई थी। और ये जो है ओलेना टायरल के लिए प्रसिद्ध थी। इनकी जो भूमिका थी वो थी क्या है, एलोना टायरल की इस सीरीज में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजनेता को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो निश्चित रूप से आपको ये पता होगा, काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ये 2021 के नोबेल पुरस्कार के लिए किसको नामित किया गया है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। क्यों नामित किया गया है? क्योंकि उन्होंने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, जो काफ़ी दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे, इनके बीच ऐतिहासिक शांति समझौते को कराया और उसमें जो है मध्यस्थता की थी। उसीलिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। और इनको नामांकन नॉर्वे के राजनेता क्रिश्चियन टाइब्रिंग गजेट के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मंदिर को विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 के तहत पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की गई है हाल ही में? तो कौन सा मंदिर ये है दोस्तों? ये अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा अमृतसर के गुरुद्वारा मंदिर हरमिंदर साहब या स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम पंजीकरण की मंजूरी दी गई है। पंजीकरण की मंजूरी के उपरांत स्वर्ण मंदिर विदेशों से भी अंशदान यानी विदेशों से भी शेयर हासिल कर सकेगा। सिख श्राइन द्वारा जरूरतमंदों को वित्तीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी अंशदान का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग लंगर को व्यवस्थित करने के लिए भी किया जाता है, जो कि एक निःशुल्क सामुदायिक रसोई घर होता है। चलिए 99वां क्वेश्चन आ गया। हाल ही में किस देश की सेना के द्वारा सैन्याभ्यास जुल्फिकार 99 का आयोजन किया गया या इसमें भाग लिया गया? जुल्फिकार 99 तो किससे संबंधित है ये? ईरान, पाकिस्तान, इराक या अफगानिस्तान? तो इसका सही उत्तर क्या है? ईरान। ए ऑप्शन इसका सही है। ईरान की सेना के द्वारा सैन्याभ्यास जुल्फिकार 99 में किया गया। 3 दिवसीय वार्षिक सैन्याभ्यास हरमुज जलडमरू मध्य के पास 10 सितंबर से शुरू हुआ था। नौसेना, वायुसेना और थल सेना की इकाइयों के इस अभ्यास में पनडुब्बियों और ड्रोनों का उपयोग किया जा रहा है। इस अभ्यास की थीम है बचाव के तहत सतत सुरक्षा। अगला प्रश्न, हाल ही में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो हुबली कहाँ का रेलवे स्टेशन है? हुबली वैसे ही प्रसिद्ध जगह है, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए। हुबली कहाँ का है? हुबली है कर्नाटक में। तो हुबली जो है कर्नाटक का रेलवे स्टेशन है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। और हुबली रेलवे स्टेशन का नाम, जो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार बदला गया है। इससे पहले 2015 में हुबली से इसको हुब्बाली किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने जो है 50 क्वेश्चंस को पूरा कर लिया है। अब आप अगर बताना चाहें तो ईमानदारी से बता सकते हैं कि आपने इन 50 क्वेश्चंस में कितना स्कोर किया है। और इसमें जो है कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट प्रॉबेबल हैं, इसलिए इस वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगली सीरीज में फिर हम 50 क्वेश्चंस के साथ जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी।
वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।